8 से 36 से पार ले जाने के लिए कौन सा वोटर बीजेपी के लिए स्विंग करेगा। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत का मार्जिन जो था 20-20, 25-25 हजार था, तो आखिर वो मार्जिन अगर कटेगा और वो सीटें हारेगी आप, तो कैसे हारेगी। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कई लंबे अरसे से नहीं जीती है। तो एक एक करके हर सीट का एनालिसिस होगा, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर लेते हैं, जहां पर बंपर वोटिंग हुई है। मुस्तफाबाद में 56% वोटिंग हुई है, ओखला में 43% वोटिंग हुई है, मटिया महल में 47%, बाबरपुर में 52% वोटिंग हुई है, सीलमपुर में 54% और सीमापुरी में 51% वोटिंग हुई है। तो जैसा कि हमेशा पैटर्न देखा जाता है कि जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में है, तो वहां पर वोटर टर्नआउट जो है हमेशा ज्यादा रहता है। तो यहां पर कुछ बड़े चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, जहां पर खासतौर से 2 सीटों पर AIMIM भी मैदान में है, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के दावे क्या है, आपके दावे क्या है, कांग्रेस के दावे क्या है, ये जानने के लिए ग्राउंड पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कौन सा वोटर होगा, वो कौन सा वोट बैंक होगा जो उसे 8 से बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचा देगा? और पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सीटें हासिल हुई थी, 7 लोकसभा सीटें, उन 7 लोकसभा सीट की 52 सीटों पर बीजेपी लीड की थी। 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का लीड हासिल हुआ था। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन 52 में 2 और जोड़ के 54 सीटों पर बीजेपी ने अपनी मुख्य शक्ति को केंद्रित रखा और उसमें ये कन्वर्ट करने की कोशिश की गई कि उस 54 में अधिकतम सीटों को जीत दिया जाए। जो सीटें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी, जैसे बीजेपी के लिहाज से जिसे C या D कैटेगरी की सीटें कहा जाता है, उस पर पार्टी ने अपने संसाधन, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा उस रूप में नहीं लगाई और ऐसा लग रहा है कि वो पे करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी बीजेपी के जिन नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो उन्हें रिपोर्ट आ रहा है, उस पर वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो हमारी रणनीति थी वो रणनीति काम कर गई है। और इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल के लिए और अरविंद केजरीवाल उनके समर्थकों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी नज़र आ रही है। उनके लिए ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए। जो ग्राउंड पे रिपोर्ट मिल रहा है, लोगों से बातचीत करके जो समझ में आ रहा है, वो ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि इस बार के चुनाव में किसी वैसी लहर की दूर दूर तक संभावना नज़र नहीं आ रही है जैसे दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हुआ था। और हाँ, ये ज़रूर है कि पूरे दिल्ली को अगर आप देखें 70 सीटों को, तो अक्रॉस द दिल्ली कोई एक वेव नहीं है जिसके आधार पर आप हर सीट का आकलन कर सकें और 5 या 10 सीट को देख के और ये समझ लें कि पूरे राज्य में वैसा ही हो रहा है, वो नहीं है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लोकल लेवल पे बहुत मजबूत हैं, वो अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें लहर की उम्मीद रहते रही है, वो लहर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी की बात ज़्यादा हो रही है। लोग ये बता रहे हैं कि पानी को लेकर चाहे जो भी दावा किया था हो, पानी को लेकर कितनी समस्या है। लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें उन्हें उम्मीद के तौर पे थी या जो सपने दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आमतौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो माइंडसेट होता है वो नज़र आ रहा है दिल्ली में, और वो अरविंद केजरीवाल के लिए ज़रूर समस्या की बात है। बिल्कुल। चलिए, तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को इतना बुलिश कर रहे हैं कि भाई हाँ, हम 36 का नहीं बल्कि हम तो बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, 45 पार भी जा सकते हैं। भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, आपका इंटरनल सर्वे क्या कुछ कह रहा है? और जैसे देवेंद्र कह रहे थे कि भाई यहां तो खुद केजरीवाल साहब की सीट भी जो है बहुत आसान नहीं लग रही है, तो ओवरऑल रिपोर्ट आपका अभी तक का जो इंटरनल सर्वे है वो महिलाओं के वोट बैंक पर काफी बुलिश थे, क्या कह रहा है? और देखिए, इसमें तो एक रूपता है कि अरविंद केजरीवाल की सीट बहुत आसान नहीं है। वो खुद मान रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फील्डिंग की गई है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी और वो मेहनत की जा रही है। उनको लग रहा है कि सीट निकल जाएगी, लेकिन ये जीत आसान नहीं है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल खुद लड़ रहे थे उस विधानसभा में, तो बहुत केक वॉक होना चाहिए था, वो स्थिति नहीं है। ये बात आम आदमी पार्टी भी मान रही है। जहां तक रही बात, तो आम आदमी पार्टी का ये मानना है, शुरू से जो उनके पास फीड आ रहा है आज सुबह से, उनका ये कहना है कि जो हमारा क्लस्टर वाला वोट बैंक है वो बाहर निकल रहा है, वो वोट बैंक हमें पड़ रहा है। वो अभी तक आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वो जीत दर्ज करेंगे, दिल्ली में वो सरकार बनाएंगे अगर यही पैटर्न रहा। जहां तक मुस्लिम वोट बैंक की बात है, तो उसमें एक मुस्तफाबाद को छोड़ के, मुस्तफाबाद वो लोग मान रहे हैं कि ये हमारे हाथ से ये सीट निकल सकती है। उसके अलावा किसी भी मुस्लिम सीट को लेके आम आदमी पार्टी के मन में कोई शंका नहीं है। ओखला की ही बात कर लें तो उनका ये मानना है कि मार्जिन इतना बड़ा है, 71,000 से अधिक का मार्जिन है, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। सिफाउर रहमान हो या कांग्रेस की प्रत्याशी हो, ऐसा नहीं है कि उनको नेगेट कर देगा। ये जरूर हो सकता है कि जीत का मार्जिन जो है वो 1-2,000, 3,000, 5,000, 10,000 तक पहुंच जाए, लेकिन हरा नहीं सकता, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। उसके अलावा मटिया महल हो या ये बेल्ट, अगर बल्ली मरान मटिया महल,
यहाँ पे शोएब इकबाल का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है मुस्लिम वोट बैंक में, और शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके आम आदमी पार्टी को ये पता है कि ये बेल्ट जो है हम साध लेंगे उनके जरिए। हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि एक भी बार अरविंद केजरीवाल मुस्लिम सीट पे चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं जी। तो इसका नुकसान थोड़ी बहुत नाराजगी के रूप में है, लेकिन उसको इंटरनली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम नेताओं में यह मैसेज दिया गया है कि एक बार जीत के आ जाएं तो उसके बाद आपके जो काम है वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। अगर शुरू से ही एक तरफा ये नजर आता कि अरविंद केजरीवाल के साथ है तो हो सकता है वो सत्ता में ही ना आए, और सत्ता में नहीं आए तो फिर आपका काम कौन करता। चलिए, तो जीत के दावे बीजेपी के खेमे से भी आ रहे हैं। वो बुलिश हैं एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, मोदी जी के चेहरे को लेकर और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग को लेकर। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर यहां पर बीजेपी जीतने में कामयाब होती है तो उसमें कांग्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो कांग्रेस के खेमे से क्या ग्राउंड जीरो से अपडेट आ रहा है, ये बताएंगी विजयलक्ष्मी। देखिए पिनाज, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस चाहती है कि अगला जो चुनाव हो वो बाइपोलर फाइट का हो, यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस हो। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है कि 10 से 12% का जो वोट बैंक है वो टच कर ले। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में हार जाएगी और फिर एक बाइपोलर फाइट के लिए दिल्ली जो है अगले 5 साल के बाद तैयार होगी। कुछ सीटें हैं कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो आप देखिए किसी स्पेसिफिक वोट बैंक को तो जरूर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका खोया वोट बैंक है क्लस्टर्स का, मुस्लिम्स का, वो वापस आए। लेकिन कांग्रेस का जो पूरा कैंपेनिंग है या जो दारोमदार है वो कैंडिडेट बेस्ड है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है या जो जिन सीटों पर वो अच्छी फाइट कर रहे हैं या जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद है वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के अपने जो कैंडिडेट हैं उनका अपना एक निजी आधार है, साथ साथ जो पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है वो तो है ही। जैसे कस्तूरबा नगर की सीट है जहां से अभिषेक दत्त चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को लगता है ये एक स्ट्रांग सीट है। संदीप दीक्षित, हालांकि कांग्रेस बहुत श्योर नहीं है लेकिन कांग्रेस को लगता है कि हालांकि संदीप दीक्षित ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, लेकिन डायनेमिक्स इस सीट के ऐसे हैं कि एकदम टफ फाइट होगी। कांग्रेस को यह उम्मीद जरूर है कि इस सीट पर भी वोट परसेंटेज, हार जीत जो है वो बात की बात है, लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी पिछली बार से बहुत अच्छा इस सीट पर भी लेकर के आएगी। इसके अलावा सुल्तानपुरी की सीट है जहां से जयकिशन चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि अच्छी फाइट लड़ेगी और जीत भी सकती है। कम से कम 5 से 8 सीटें ऐसी हैं पिनाज जो कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई की हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है कि ये सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी जीतेगी ही। 5 ऐसी सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें कस्तूरबा नगर की सीट है, जिसमें सुल्तानपुरी की सीट है, जिसमें नांगलोई जाट की सीट है, जिसमें उत्तम नगर की सीट है। ये तमाम सीटें हैं। इसके अलावा बल्ली मरान की सीट जहां से हारून यूसुफ, और ओखला की सीट जहां से अरीबा खान चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये सीट भी जो है कांग्रेस पार्टी निकालने में सक्षम होगी। 8 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने मेजरली फोकस किया है और जहां पर अपना वोट बैंक कांग्रेस पार्टी एक तरीके से वोट परसेंटेज जो है बढ़ाने के लिए काम कर रही है। जीत हार के लिए उन्होंने 5 से 8 सीटें ही आइडेंटिफाई की हैं, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाए जिससे वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में डिफीट कर पाए। और उसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप देखें, लेकिन अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ता है विजयलक्ष्मी तो निश्चित तौर पर ये आपको डेंट करेगा, जो पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी और इमेज टार्निश होने की वजह से स्ट्रगल करती हुई यहां पर कहीं ना कहीं चुनाव में ग्राउंड पर नजर आ रही है, तो वहां पर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पुरानी दिल्ली से हुसैन रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हुसैन लगातार मुस्लिम वोटर का मन भी टटोलते रहे हैं अपने खास शो के जरिए, और शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्वी दिल्ली की रिपोर्ट लेकर आए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जरा हमारे एक्सपर्ट से भी एक एक छोटी टिप्पणी लेना शुरू करते हैं। नवीन दुबे जी, एक वीआईपी सीट की बात करें, नई दिल्ली, 21,000 का जीत का मार्जिन था वहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए। आपको लगता है कि संदीप दीक्षित इतने वोट काट के परवेश वर्मा के लिए मदद कर देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, 2-3 चीजें हैं पिनाज जी दिल्ली के चुनाव में। बस शॉर्ट में कहूंगा कि हमने पिछले चुनाव भी देखे हैं, लोकसभा के चुनाव भी देखे हैं, और हर बार लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। निश्चित तौर पर उसमें तमाम विधानसभाएं ऐसी होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फेवर करती हैं और जिता देती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है क्लीन स्वीप अरविंद केजरीवाल कर देते हैं। जहां तक दिल्ली की सीट का सवाल है, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि
जीत का मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे या संदीप दीक्षित इतना चमत्कारिक वहां कर जाएंगे, ऐसा कोई माहौल ना वो सीट पर दिखाई दे रहा है ना पूरी दिल्ली में कहीं दिखाई दे रहा है। बेशक कांग्रेस के वोट परसेंटेज के ऊपर काजल लगाकर भारतीय जनता पार्टी बैठी है जीतने के लिए, उसकी अपनी कोई उपलब्धि है ही नहीं दिल्ली के अंदर। आप बताइए दिल्ली के लोग क्या किया। अच्छा, फिर आप कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी क्या? पूरे देश के अंदर मोदी जी गारंटियां देते रहे, क्या हालत हुई है? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। किस बात को देखिए, राजनीति में पालक से मुझे नहीं लगता किसी को गुरेज होता है, लोग तो उसे नजर का टीका समझ लेते हैं, जहां तक हम समझ पाए हैं राजनीति को। लेकिन बहरहाल तो आप कह रहे हैं नई दिल्ली सीट सेफ है। अब मनीष सिसोदिया जी की सीट की भी बात कर लेते हैं। तो मनीष सिसोदिया जी की सीट शरण साहब आप दे रहे हैं उनको? मनीष सिसोदिया जी की सीट तो मुझे लगता है जितने भी बड़े लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें सबसे अनसेफ सीट है। अनसेफ सीट है सबसे भाई, वो तो पड़पड़गन छोड़ के वहां गए क्योंकि वहां 3000 से ही लीड ले पाए थे। बड़ी मुश्किल फंसा हुआ चुनाव था पिछली बार यहाँ वाला। और भी ज्यादा फंस गया मामला। कैसे फंसा? क्योंकि जो इलाका है ये जंगपुरा भोगल जिस इस इलाके में पड़ता है, उसमें करीब 18 से 20 हजार मुस्लिम वोट है। और फरहाद सूरी का, एक तो फरहाद सूरी बीजेपी कांग्रेस से लड़ रहे हैं और तरविंदर मारवा भी मूल रूप से कांग्रेसी हैं। तो उन और बीजेपी का वोट, और इस इलाके में जंगपुरा में सिख समुदाय के और पंजाबी समुदाय के बहुत वोट हैं जो तकसीम हिंद के बाद इधर आए थे, उन वो इलाके का वोट है। तो उनका एक जनरल जो उनका सेंटिमेंट है वो इनके साथ मैच करता है बीजेपी के साथ। तो इसलिए वो इलाका जो है, और इनके लिए नया है जंगपुरा मनीष सिसोदिया के लिए, तो वो सीट तो मुझे लगता है कि इनके जितने लीडर्स हैं उनमें सबसे कमजोर मनीष सिसोदिया की पोजीशन है। और मनीष सिसोदिया अगर हार जाएं वहां पे तो कोई बड़े अचरज की बात है नहीं, कैलकुलेशन रोंग जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये तो बड़ा दावा है। अब तक हम अरविंद केजरीवाल की सीट को कह रहे थे फंसी हुई है, 1200 2000 का मार्जिन जो है कहीं भी पलट सकता है, लेकिन यहां मनीष सिसोदिया जो सेफ सीट ढूंढते हुए जंगपुरा पहुंचे थे, वहां भी आप कह रहे हैं कि वो हार जाएं तो बड़ी बात नहीं होगी। आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए सभी के पास, लेकिन अब जब ग्राउंड पे चलते हैं, हुसैन हमारे साथ हैं। हुसैन, 4 से 5 विधायक जो हैं दिल्ली की विधानसभा में मुस्लिम चेहरे होते हैं, और ऐसे में इस बार मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? और आप इस वक्त पुरानी दिल्ली क्या कुछ रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं ग्राउंड से, वहां की सीटों का, उस इलाके की? पिनाज, पुरानी दिल्ली के इलाके में मैं पिछले कई दिनों से, बल्कि 15-20 दिनों से कई दफ़ा इस इलाके में आया हूं। और पुरानी दिल्ली मतलब चांदनी चौक जो लोकसभा सीट है, वहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, और ये चारों जो सीटें हैं मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के पास हैं, जिनमें से 2 पर 2 सीटें, यानी एक मटिया महल की सीट और एक बल्ली मारान, इन दोनों जगहों पर मुसलमान विधायक हैं। और मटिया महल में करीब 60% मुसलमान मतदाता हैं, ऐसे ही तकरीबन 50 के आसपास का जो बल्ली मारान का भी रेशियो है। तो अब इस एतबार से आप देखेंगे तो पिछली बार जब दिल्ली ने वोट किया 2024 के अभी के जो जनरल इलेक्शन गुजरे थे, तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे, और 5 लाख से ज्यादा वोट से इस सीट को, चांदनी चौक सीट को, बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने जीता था। मतलब ये कि लोकसभा सीट बीजेपी के पास है और उसके अंदर जो चारों सीटें आती हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। अब इस बार समीकरण यूं अलग हो गए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अब जुदा हो चुकी हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी केजरीवाल पर हमलावर रहे, आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर अटैक किया, उससे साफ था कि इस बार का चुनाव पिछली बार से के मुकाबले अलग होने जा रहा है। यानी 2015-2020 में जिस तरह से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को एक तरीके से खुला दे दिया था मैदान खेलने के लिए, इस बार वैसी इजाजत नहीं दी गई। कोशिश यही है कि जो 4-5% के आसपास वोट परसेंटेज कांग्रेस का रहा उसको बढ़ाया जाए। अब सवाल यह है कि जैसे मटिया महल की सीट है, यहां से आसिम अहमद खान जो हैं वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में वो शोएब इकबाल को हरा चुके हैं, 2020 में शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते, और अब इस बार शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल जो है वो उम्मीदवार हैं। आसिम अहमद खान कितनी बड़ी टक्कर दे रहे हैं इसका सवाल है। 1,25,000 के आसपास मटिया महल सीट पर कुल मतदाता हैं। अब 60 से 65% अगर मतदान होता है तो आप अंदाजा लगाइए कि 35,000-40,000 के आसपास अगर किसी को वोट जा रहा है तो वो आसानी से ये सीट निकाल लेगा। और अभी तक का जो कैलकुलेशन दिख रहा है, जो लोग कह रहे हैं, जो केजरीवाल को भी एक तरीके से भरोसा है कि उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि जो मुस्लिम सीटें हैं वहां पर वो जाएं और उन सारी बातों को एक तरीके से ताज़ा करें जो नाराजगी उनको लेकर के रही है, कम से कम मुसलमान जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं या मुसलमानों के बीच केजरीवाल को लेकर के। तो इस सीट पर कम से कम आले इकबाल को एज मुझे दिखाई दे रही है। आसिम अहमद खान अच्छी फाइट जरूर दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से बल्ली मारान में अगर आप जाएंगे, वहां इमरान हुसैन
वो मजबूत उम्मीदवार हैं। हारून यूसुफ लंबे वक्त तक वहां पर विधायक रहे, बावजूद इसके इस बार भी वो सीट निकाल ले जाएंगे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और इमरान हुसैन की जो दावेदारी है उस सीट पर भी मजबूत दिखाई देती है। 2 सीटों का जिक्र करना पिनाज यहाँ और जरूरी हो जाता है। एक तो ओखला की सीट जहां पर शिफाउर रहमान के जरिए ओवैसी ने एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी के साथ काम करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि वहां भी 5 से 10 हजार का वोट अगर शिफाउर रहमान काट ले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। और अमानत वो सीट भी निकाल रहे हैं, ऐसा मुझे लगातार लोग वहां से अपडेट दे रहे हैं। अब मुस्तफाबाद की सीट, ये 2 ऐसी जगह थी पिनाज जो 2019 के बाद जो कुछ दिल्ली में हुआ, दिल्ली राइट्स और फिर सीएए का जो प्रदर्शन, उनसे बहुत ज्यादा इफेक्टेड थी। इसीलिए इन 2 सीटों को ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों के लिए चुना और ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया उन्होंने मुस्तफाबाद से। वहां से भी मुझे यही अपडेट लगातार मिल रहा है कि सेंटीमेंट जरूर हैं लोगों के, लोग ये जरूर कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को जीतना चाहिए, लेकिन आखिरी वक्त तक आकर के जो बात जो है, जो गेंद जो है, वो पाले में आम आदमी पार्टी के जाते हुए नजर आ रहा है। चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो जीत हार का मार्जिन है वो जरूर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंततः सारी मुस्लिम सीटें जो हैं वो बहुत ही सेफ तरीके से आपके खेमे में फिर से शायद जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। कम से कम ग्राउंड पर आपको ये सब महसूस हो रहा है। अब अगली सीट एक वीआईपी सीट भी ले लेते हैं, फिर शोएब के पास भी जाएंगे। ग्राउंड से वो पूर्वी दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है, करावल नगर की एक सीट की हम बात करें तो वहां पर आपको क्या इक्वेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पिनाज जी, मैं एक जनरल कमेंट ये देना चाहती हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जो मुस्लिम सीटों की अगर हम बात करें तो अगर वहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से मुस्लिम वोटर्स नाराज और निराश दोनों हुए हैं। और वो जो फायदा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस को होगा और कांग्रेस में ही वो मुझे स्प्लिट होता हुआ ज्यादातर दिख रहा है। जो मैं देख रही हूँ, जो हार जीत का मार्जिन है, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पे हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, 20,000, 30,000, 50,000। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर स्प्लिट होता भी है वोट तो क्या वो नतीजे बिल्कुल उलट के रख सकता है? मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ सीटों में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे आप ओखला की बात अभी कर रहे थे हमारे रिपोर्टर, मुझे लगता है कि सीटें हैं जहां पर नाराजगी से ज्यादा निराशा जो मुस्लिम वोटर्स को हुई है, हम उस निराशा को बहुत ज्यादा शायद अभी मैप नहीं कर पा रहे हैं। वो दिखेगा इस बार के परिणाम में। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी कि उन्होंने कभी भी जो चुनाव लड़ा वो मोदी बरस्क अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं लड़ा, वो मोदी एंड अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ते थे कि भाई सेंटर में आपने इनको वोट दिया, स्टेट में आप मुझे वोट दीजिए वाली रणनीति पे वो चलते रहे। इस बार वो जो इस क्लैरिटी के साथ ये कैंपेन नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं वो जो एक कोर वोट बैंक होता है बीजेपी का, कहीं ना कहीं उस कोर वोट बैंक में सेंध मारते हुए वो काम करते थे अरविंद केजरीवाल, वो भी उनको इस बार खामियाजा भुगतने को मुझे लगता है कि मिलेगा। अब अगर देखें तो 50% के आसपास का जो एक वोट बैंक अरविंद केजरीवाल ने बहुत केयरफुली क्यूरेट किया था, वो बहुत ज्यादा जो तबका था वो मिडिल क्लास का तबका था। और ये मिडिल क्लास का तबका आज अरविंद केजरीवाल के पास कहां तक है वो देखने वाली बात मुझे लगता है इस चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो देखना, क्योंकि गरीब तबका अभी भी मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। इन ऑल फेयरनेस, जिस तरीके की पॉलिसीज उन्होंने लॉन्च की या जिस तरीके के वादे उन्होंने किए, वो कहीं ना कहीं उस खेमे को टारगेट करने के लिए था और वो इंटैक्ट रहेगा वो मामला। ठीक है।